हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। स्टूडेंट्स, पीजीटी कॉमर्स की हम तैयारी कर रहे हैं। पीजीटी कॉमर्स अलग अलग तरीके से होती है। जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन में केवीएस में पीजीटी होता है, एकलव्य में पीजी होता है। इसी प्रकार से अभी दिल्ली में भी निकली हुई है, ऐसे यूपी में निकली हुई है, ऐसे हर एक स्टेट में पीजीटी कॉमर्स की निकलती है। उसी के सिलेबस की हम तैयारी कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स का। तो पीजीटी कॉमर्स कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसका सिलेबस एक जैसे ही होता है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। एक अभी और एक नया अपडेट आया है कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी टीचर की एग्ज़ाम होती है, तो इसके पहले अभी तक क्या हो रहा था कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, इसमें से पीआरटी और टीजीटी के लिए सीटीईटी एग्ज़ाम होती थी। वो सीटीईटी एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स पास करता था, वही पीआरटी और टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो दे पाता था। वो उसमें क्वालिफाई होता था, योग्य होता था, वही उसका फॉर्म भर सकता था। और पीजीटी के लिए किसी प्रकार की कोई सीटीईटी नहीं थी, वो डायरेक्ट पीजीटी का फॉर्म भर के पीजीटी एग्ज़ाम दे सकता था। लेकिन अब एक नया अपडेट सुनने में आया है कि जो केवीएस में केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो पीजीटी पेपर होता है, उसके लिए भी अब सीटीईटी एग्ज़ाम पास होना अनिवार्य है। सीटीईटी एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, उसके सर्टिफिकेट के आधार पर ही आप पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एक नया अपडेट आया है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि दिन प्रतिदिन ईयर जो एग्ज़ाम है वो उसका लेवल हाई होते जा रहा है, कठिन होते जा रहा है। पहले सिंपल तरीके से हम डायरेक्ट पीजीटी परीक्षा दे सकते थे, लेकिन अब एक स्टेप और हमारे लिए, जिस प्रकार से गेम में उसका स्टेप बढ़ते जाता है, लेवल बढ़ते जाता है, इसी प्रकार से हमारे लिए अब लेवल और हाई हो गया। पहले हमें सीटीईटी एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद हम पीजीटी एग्ज़ाम में फॉर्म भर सकते हैं, उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसलिए अब हमें और कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, अभी तो आप एकलव्य जो निकली हुई है, जो जनजाति विभाग में एकलव्य जो विद्यालय है, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित विद्यालय हैं एकलव्य, उनमें जो पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी निकली हुई है, उसमें मैं पीजीटी कॉमर्स आपको तैयारी करा रहा हूँ। लेकिन ये जो तैयारी है, ये आप चाहे केंद्रीय विद्यालय संगठन पीजीटी का देंगे पेपर, या फिर कोई से भी दिल्ली में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कहीं पर भी यदि पीजीटी कॉमर्स निकलता है, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। अभी तक मैंने आप लोगों को व्यावसायिक संगठन के जो अलग अलग स्वरूप है, एकाकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। देखिए, कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है हमारे सामने कि कंपनी अधिनियम 2013, वैसे तो कंपनी अधिनियम 1956 है, लेकिन 2013 में उसमें संशोधन हुआ। तो कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा निगम पहचान संख्या आवंटन से संबंधित है? जब एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रार जो होता है, वह रजिस्ट्रार उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के साथ में उसे एक पहचान संख्या देता है, आइडेंटिटी नंबर उसको देता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा कंपनी की पहचान संख्या से रिलेटेड है? तो यहाँ पर धारा 7 की उपधारा 4, सेक्शन धारा 7 की उपधारा 1, धारा 7 की उपधारा 2, धारा 7 की उपधारा 3। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा? डी आंसर आएगा कि सेक्शन 7 सब सेक्शन 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक सिद्धांतों को निम्न में से उन महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांतों को छांटिए जिनका किसी व्यवसाय द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए। देखिए, कोई सा भी व्यवसाय हो, उसके कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं। उन्हें वो जो भी काम कर रहे हैं, वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, और समाज में रहने वाला जो मानव है, उसके लिए उसे व्यवसायी को नैतिकता का पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक व्यवसाय के द्वारा जिन नैतिकताओं का अनुसरण किया जाता है, नैतिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है, उनको हमें बताना है कि निम्न में से उन महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांतों को छांटिए जिनका किसी व्यवसाय द्वारा अनुसरण किया जाता है। व्यवसाय के द्वारा कौन कौन से नैतिक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है? देखिए,
पहला दिया है संबंधित उद्योग या व्यवसाय के विकास के लिए आवश्यक प्रयास करना। देखिए अब यहाँ पर ये व्यवसाय का विकास के लिए प्रयास करना, ये तो उसका आर्थिक उद्देश्य हो गया। ये उद्देश्य उसका कौन सा आर्थिक उद्देश्य है, नैतिक सिद्धांत नहीं है, इसमें नैतिकता नहीं आ रही है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। दूसरा है कर तथा अन्य उत्तरदायित्वों का जल्दी भुगतान। कर तथा उत्तरदायित्वों का जल्दी भुगतान, सरकार को टैक्स चुकाना और अन्य बाहरी जो लाइबिलिटीज़ है उसको जल्दी चुकाना, ये उसका एक नैतिक सिद्धांत में आ रहा है। ये एक नैतिक सिद्धांत में बात आ रही है, कौन सी, बी वाली, कर तथा अन्य उत्तरदायित्वों का जल्दी भुगतान करना। ये नैतिकता कहती है कि यदि आपके ऊपर कोई लायबिलिटीज़ है तो आपको उसका पेमेंट करना चाहिए। मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना, उनके पास में जो भी मानव संसाधन है उसका सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना, उनका अच्छा प्रकार से उपयोग लेना, ये भी उसमें आता है नैतिकता में। इसी प्रकार से ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, प्रशासकों इत्यादि को गुप्त रूप से रिश्वत या पैसे देने से बचना, ये उसमें नहीं आ रहा है। चौथा है कर्मचारियों को उचित मजदूरी का भुगतान और उनके साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करना, जो व्यवसाय से रिलेटेड है। तो ये 3 प्रकार की नैतिकता हैं, बी, सी और ई, जो कि एक व्यवसाय उनका पालन करता है, बी, सी और ई। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आंसर है, अब हम देख लेते हैं कि बी, सी, ई वाला आंसर कौन सा है। तो बी, सी, ई वाला आंसर है हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर बी, बी, सी और ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए पंजीयन है। भाई जिस प्रकार से हमने देखा था कि एकाकी व्यापारी को पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती, साझेदारी को पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती, तो एक संयुक्त पूंजी कंपनी को पंजीयन है, अनिवार्य है, ऐच्छिक है, निजी कंपनी के लिए अनिवार्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हैगा, अनिवार्य है कि एक संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए पंजीयन कैसा होता है, अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो एक जो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी होती है वो कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण जो क्वालिटी है उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो यदि हम देखें तो सीमित दायित्व, ये तो उसके गुणों में आता ही। अंशों की हस्तांतरणीयता, ये भी उसमें आती है, अंशों का हस्तांतरण। विस्तार क्षेत्र, ये भी उसके गुणों में है। और अधिनियम द्वारा स्थापना, ये चारों उसके गुण हैं। संयुक्त स्कंद कंपनी के ये चारों गुण हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है, चारों उसकी क्वालिटीज़ है, लेकिन सबसे इसमें चारों में सर्वाधिक महत्वपूर्णता कौन सी है, सीमित दायित्व। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है इसका, सीमित दायित्व। कंपनी के प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसके द्वारा क्रय किए गए अंशों तक सीमित होता है। ठीक है, फिर है संयुक्त स्कंद वाली कंपनी का पंजीयन कराना। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन अलग अलग है। ऐच्छिक है, सार्वजनिक कंपनी के लिए अनिवार्य किंतु निजी कंपनी के लिए ऐच्छिक है, अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए अनिवार्य किंतु गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए ऐच्छिक है, और अनिवार्य है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, सी आएगा कि अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए अनिवार्य किंतु गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए ऐच्छिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का नाम बताइए जिसके प्रबंधक को कर्ता कहते हैं। वेरी सिंपल है, एकाकी व्यापारी में तो एक ही व्यक्ति उसका प्रबंधक भी होता है, वही उसका संचालन करता होता है, वही उसका उत्तरदायित्व वहन करता है। साझेदारी में जितने पार्टनर होते हैं वो उसके संचालन करते हैं। लेकिन व्यावसायिक संगठन का वो कौन सा प्रारूप है, कौन कौन से संगठन के स्वरूप है, एकाकी व्यापार है, साझेदारी है, हिंदू अविभाजित परिवार है, सहकारी समितियां हैं और कंपनी है। ये 5 प्रारूप हमने पढ़े हैं 11th क्लास में। तो जो प्रारूप हैं, इन व्यवसाय करने के जो 5 प्रारूप हैं, इन 5 प्रारूपों में से कौन से प्रारूप में उसके प्रबंधक को हम कर्ता कहते हैं। तो हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से संयुक्त हिंदू परिवार जो व्यवसाय होता है उसका जो मुखिया होता है वह उसका कर्ता होता है,
उसका जो मुखिया होता है वो उसका क्या होता है, कर्ता होता है, उसका असीमित दायित्व होता है और वही उसका प्रबंधक भी होता है। तो संयुक्त हिंदू परिवार फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता सहकारिता की एक विशेषता है। सहकारिता अधिनियम 1912 के अंतर्गत सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है और इनकी स्थापना समितियों के सदस्यों के द्वारा की जाती है। तो सहकारिता की एक विशेषता बताई गई है कि पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता करना, एक दूसरे की सहायता करते हुए अपनी स्वयं की सहायता करना, ये सहकारिता की विशेषता है। तो ये कथन हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब उसका कारण, रीज़न क्या है, सहकारिता का मूल उद्देश्य, अब यहाँ सहकारिता का मूल उद्देश्य है उत्तम मानव उत्पन्न करना है, न कि कीमती वस्तुओं का उत्पादन। सहकारिता के अंतर्गत वो अपने सदस्यों को उत्पादक से सीधे माल खरीदकर अपने सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं, मतलब कीमती वस्तुओं का उत्पादन नहीं करना होता है, न कि कीमती वस्तुओं का उत्पादन। और उत्तम मानव उत्पन्न करना, मतलब समिति में उत्तम लोगों को शामिल करना। उत्तम मानव मतलब उसे अच्छी वस्तु उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर अब ये दोनों जो एक स्टेटमेंट है और एक रीज़न है, इसके बारे में कहा गया है कि पहला, ए एवं आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा, ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है और ए गलत है किंतु आर सही है। अब देखिए, सहकारिता से रिलेटेड यदि हम देखें तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहकारिता की विशेषता है। दूसरा, सहकारिता का मूल उद्देश्य उत्तम मानव उत्पन्न करना है, न कि कीमती वस्तुओं का उत्पादन करना, ये दोनों सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे से पूछा गया है ए और आर दोनों सही है, ठीक है, लेकिन ए और बी में क्या है, ए एम आर दोनों सही है, ए एम आर दोनों सही है, परंतु यहाँ पूछा है आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये जो आर है ये स्पष्टीकरण किया गया है, ये ए का सही स्पष्टीकरण है क्या? ए जो स्टेटमेंट है इसको समझाया गया है इन शब्दों में, तो ये सही है क्या? या फिर दूसरा है कि आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, जो आर है ये स्पष्टीकरण, ये ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। जो आर के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है ए का एकदम राइट है, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? ए आएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कैसे? सहकारिता में यहाँ विशेषता बताई गई है, यहाँ उद्देश्य बताया गया है। विशेषता में बताया गया है कि पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता करना, और यहाँ भी बताया गया है कि सहकारिता का मूल उद्देश्य उत्तम मानव उत्पन्न करना है। उत्तम मानव कब बनेगा? जब एक दूसरे की सहायता करेगा। तो उत्तम मानव कब बोला जाएगा? जब वो एक दूसरे की सहायता करते हुए अपनी स्वयं की सहायता करता है, वही उत्तम मानव होता है। तो इसकी जो स्पष्टीकरण ये कर रहा है। दूसरा, न कि कीमती वस्तुओं का उत्पादन करना, भाई एक दूसरे की मदद किस प्रकार से करेंगे? वो उत्पादक से सीधे खरीद कर अपने सदस्यों को वस्तु उपलब्ध कराएंगे। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया? न कि कीमती वस्तुओं का उत्पादन करना। तो आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है और ए और आर दोनों सही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ए हमारा आंसर एकदम राइट हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको बहुत ही ध्यान से हमें पढ़कर समझना पड़ता है। अगला है, संयुक्त स्कंद कंपनी का पंजीयन कराना है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए अनिवार्य किंतु गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए ऐच्छिक। अभी आया था तो हमने कौन सा बोला था? डी बोला था, रिपीट हो गया ये। फिर अगला क्वेश्चन है, समितियां गठित की जाती है। भाई जो व्यावसायिक संगठन का जो अलग अलग स्वरूप है, उन स्वरूपों में एक स्वरूप कौन सा है? समिति, सहकारी समितियां। तो समितियां किसके द्वारा गठित की जाती है? अभी मैंने बात बताई थी, अस्थायी उद्देश्य के लिए, स्थायी उद्देश्य के लिए, अस्थायी उद्देश्य के लिए तथा स्थायी उद्देश्य के लिए दोनों, और इनमें से कोई नहीं। भाई कम से कम 10 सदस्यों ने मिल करके समिति की स्थापना करी। उन्होंने क्यों करी होगी? इंसान या मानव एक विचारशील प्राणी है, वो बिना विचारे कोई काम नहीं करता है, सोच समझ कर काम करता है। इसका मतलब कि उन्होंने समिति गठित करी होगी, किस लिए? या तो अस्थायी उद्देश्य के लिए गठित करी होगी या फिर स्थायी उद्देश्य के लिए गठित करी होगी।
अस्थायी उद्देश्य का मतलब कि जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा समिति भंग हो जाएगी। और स्थायी उद्देश्य का मतलब कि कार्य पूरा होने के बाद भी समिति जारी रहेगी, उसके सदस्य बदलते रहेंगे, सदस्यता समाप्त हो जाएगी, दूसरे सदस्य आ जाएंगे, लेकिन समिति जारी रहेंगी। इसका मतलब समितियां गठित की जाती है अस्थायी उद्देश्य के लिए भी और स्थायी उद्देश्य के लिए भी, दोनों उद्देश्यों के लिए। फिर है दिल्ली नगर पालिका निगम है, क्या है एक भैया? कंपनी है क्या? नहीं है, हम सभी को मालूम है। फर्म है क्या? ये भी नहीं है। स्थानीय सत्ता है, लोकल अथॉरिटी है ना? सिंपल सा प्रश्न है, ये क्या है? स्थानीय सत्ता है। सहकारी संगठन में सदस्यों को मतदान का अधिकार होता है। भाई सहकारी संगठन मतलब सहकारी समितियां, कम से कम 10 सदस्य मिलकर सहकारी समिति की स्थापना करते हैं। तो इसमें जो प्रत्येक सदस्य समिति के शेयर खरीदता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि सदस्यों को किसी बात पर मतदान का अधिकार होता है, वो कितने वोट डाल सकता है? उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या के आधार पर कि भैया मैंने 50 अंश खरीदे हैं तो 50 वोट डालूंगा। उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में, जिसने अधिक पूंजी लगाई वो अधिक, उसका वोट का ज़्यादा भार होगा। तीसरा समान मताधिकार। और चौथा है उनके द्वारा कुल आपूर्ति की गई राशि के अनुपात में। कौन सा आना चाहिए? सहकारी समिति में एक सदस्य एक मत, एक सदस्य एक वोट, ये प्रचलन में होता है। इसका मतलब समान मताधिकार, ये बात लागू होती है। सहकारी संगठन में सदस्यों को मतदान का अधिकार होता है समान मताधिकार का, एक सदस्य एक वोट, उसके अंशों के आधार पर नहीं। फिर है कमजोर तबके के व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक संगठन का सबसे उपयुक्त रूप है। कमजोर तबके मतलब जो पिछड़ा वर्ग होता है, वो लोग ऊंची वस्तुएं नहीं खरीद सकते, ऊंचे मूल्य की कीमती वस्तुएं नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि ये उन वस्तुओं की कीमत थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, मध्यस्थों के कारण कीमत ऊंची हो जाती है। तो ये जो कमज़ोर तबका मतलब कमज़ोर वर्ग कि जो लोग मिल करके एक सोसाइटी स्थापना करते हैं और उत्पादक से सीधे माल खरीदकर अपने सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। तो ये संगठन कौन सा कहलाता है? ये संगठन कहलाता है सहकारी समिति। ये संगठन कौन सा कहलाता है? सहकारी समिति कहलाती। कमजोर तबके के लिए व्यावसायिक संगठन कौन सा है? सहकारी समिति। सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो सहकारी समितियां जो होती है, इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना, लाभ कमाना। लाभ कमाना तो नहीं होगा। अच्छी किस्म के माल का विक्रय करना, सरकारी सहायता का प्रयोग करना। तो सबसे महत्वपूर्ण इनका उद्देश्य है सेवा करना, अपने सदस्यों की सेवा करना होता है। कमज़ोर तबके के वर्ग के जो लोग जो समिति बनाते हैं तो अपने सदस्यों की एक दूसरे की सहायता करके आत्म सहायता करना, ये सेवा करना। आधारभूत विचार जिस पर एक सहकारी समिति बनाई जाती है, वे सहकारी समिति बनी तो उसका आधारभूत विचार क्या है? बेस, उसकी जो मूल फाउंडेशन में कौन सा विचार है, उसको जो प्रेरणा देने वाला विचार है। संगठन में शक्ति होती है, एक सब के लिए और सब एक के लिए। हम संगठित होकर प्रतियोगिता का अच्छा सामना कर सकते हैं या विविधता में एकता। तो सहकारी समितियों का एक ही नारा है, और कौन सा नारा है? एक सब के लिए और सब एक के लिए। एक सब के लिए और सब एक के लिए। 10 सदस्य है तो उसमें से एक सबके लिए है और सभी एक के लिए है। एक दूसरे की सहायता करना और आत्म सहायता भी करना। फिर है एक सहकारिता समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम संख्या होना चाहिए। अभी बार बार बोल रहा हूँ मैं, कम से कम कितने होना चाहिए? 10 सदस्य होना चाहिए। उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना की जाती है। उपभोक्ता सहकारी भंडार, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर की स्थापना की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के द्वारा या सदस्य के द्वारा। तो उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सहकारी समितियों का जो रजिस्ट्रार होता है उसके द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के द्वारा, सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन होता है, उनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है।
एक सहकारी समिति का कौन सा उद्देश्य नहीं है? भाई सहकारी समितियों के उद्देश्य नहीं है, यहाँ ये पूछा गया है कि सहकारी समितियों का कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये पूछा गया है। बिचौलियों को समाप्त करना, ये तो उसका उद्देश्य है। सहकारी समितियों का उद्देश्य बिचौलिया मतलब मध्यस्थ, उत्पादक के बाद जो थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, इनको हटा देना, इनको समाप्त करना, ये उसका उद्देश्य है। अपने सदस्यों को सीधे सस्ते मूल्य पर माल उपलब्ध कराना। तो बिचौलियों को समाप्त करना ये सहकारी समिति का उद्देश्य है। हमें पता करना है नहीं। लाभ अर्जित करना ये उसका उद्देश्य नहीं है। भाई हमें सेकंड नंबर पर ही मिल गया। और भी आपसी हित को बढ़ावा देना ये भी उसका उद्देश्य है। अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करना ये भी उसका उद्देश्य है। उद्देश्य कौन सा नहीं है? लाभ कमाना, टू अर्न प्रॉफिट, ये उसका उद्देश्य नहीं है। फिर है निम्नांकित में से कौन सा सहकारिता का मूल सिद्धांत नहीं है? सहकारिता का मूल सिद्धांत अभी हमने पढ़ा था, एक सबके लिए और सभी एक के लिए। अब यहाँ पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा सहकारिता का मूल सिद्धांत नहीं है, इस पर फोकस करना है। एक सदस्य एक वोट, सहकारिता में तो एक सदस्य एक वोट डाल सकता है। सभी एक के लिए और एक सबके लिए, ये भी उसके सिद्धांतों में आता है। एक अंश एक वोट, एक अंश एक वोट, मैंने सहकारिता में 50 वोट खरीदे हैं तो क्या मैं 50 वोट डाल सकूंगा? तो ये वाली बात और ये वाली बात एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। भाई एक सदस्य एक वोट डाल सकता है, इसका मतलब एक अंश एक वोट, ये गलत है। इसका मतलब कि सहकारिता का मूल सिद्धांत नहीं है। कौन सा? एक अंश एक वोट, वन शेयर वन वोट, ये गलत है। एक सदस्य एक वोट, ये उसका सिद्धांत है। तो सी आंसर आ गया हमारा। वह कथन कि स्वयं की सहायता और प्रत्येक सबके लिए मूलतः संबंधित है। अभी हमने पढ़ा एक सबके लिए और सब एक के लिए, किसके लिए है? ये सहकारिता उपक्रम से संबंधित है, कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस से संबंधित है। वह व्यापार जहां केवल पुरुष सदस्य ही साझेदार हो सकते हैं। एकाकी व्यापार, साझेदारी, सहकारी समितियां, हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनी। मैं बार बार इन संगठनों के नाम लेता हूं ताकि याद हो जाए आप लोगों को। तो यहाँ पर वह व्यापार जहाँ केवल पुरुष सदस्य ही साझेदार हो सकते हैं, केवल पुरुष ही साझेदार हो सकता है। और वो कौन सा स्वरूप है? सीमित साझेदारी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यापार, व्यापार का सहकारी रूप, या व्यापार का आयात निर्यात, या फिर सीमित दायित्व साझेदारी व्यापार। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि संयुक्त हिंदू परिवार जो होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसमें बच्चा जन्म लेने के साथ ही उस परिवार, उस व्यवसाय का सदस्य हो जाता है। और हिंदू अविभाजित परिवार में केवल पुरुष सदस्य ही उसका साझेदार हो सकता है, महिला उसकी साझेदार नहीं हो सकती। कब हो सकती है? यदि उसके पति की मृत्यु होने के बाद में उसके उत्तराधिकारी के रूप में बच्चा नहीं हो तो फिर वो उसकी उत्तराधिकारी के रूप में साझेदार हो सकती है। संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व होता है। शुरुआत में मैंने बताया था कि संयुक्त हिंदू परिवार का जो मुखिया होता है वो कर्ता होता है, और उसका दायित्व कैसा होता है? असीमित दायित्व होता है। और असीमित दायित्व का मैंने अर्थ भी बताया था। असीमित दायित्व मतलब कि व्यवसाय की संपत्तियां तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती ही है, साथ में उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों को भी बेच के दायित्व चुकाना पड़ेगा। यह असीमित दायित्व कहलाता है। उस व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का नाम बताइए जिसके प्रबंधक को कर्ता कहते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार फर्म। और लास्ट है, एक संयुक्त हिंदू परिवार के द्वारा संचालित व्यवसाय में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? जैसे हमने एकाकी व्यापार में पढ़ा कि एक ही व्यक्ति होता है। साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 होते हैं। सहकारी समिति में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 50 होते हैं। कंपनियों में हमने देखे कि एक निजी कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 होते हैं। सहकारी कंपनी में कम से कम 7, सरकारी कंपनी में कम से कम 7 और अधिक से अधिक उसके सदस्यों के आधार पर, अंशों के आधार पर होता है। लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये तो परिवार है भाई, परिवार में कोई लिमिटेशन थोड़ी नहीं, बच्चा जन्म लिया वो सदस्य बन जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर निर्धारित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ
कि हिंदू अविभाजित परिवार में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। हमारा आंसर क्या आएगा? डी आंसर आएगा कि इसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक के हमने क्वेश्चन पढ़े। आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगे, आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।